अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ यूं है कि पीटीआई में जो टूट फूट है वो एक नए फेज में दाखिल हो गई है उस वक्त जब सलमान अकरम राजा जो है वो अपने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने का उन्होंने ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के पीछे कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के अंदर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने और ना लड़ने की जो राय है उसमें तसादुम है और अलीमा खानम साहिबा के साथ उनका कुछ जो है वो तजाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। ऑल्दो कि उनका इस्तीफा अभी इमरान खान साहब ने मंजूर नहीं किया है। इसके अलावा पार्लियामेंट में, सेनेट में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है। ये मामला भी जो है वो रोले का शिकार है। पॉसिबिलिटीज क्या हैं इस सारी सिचुएशन में? लोग जो है वो नेशनल डायलॉग की भी बातें कर रहे हैं, पिछले लीडरांस की एग्जांपल्स भी कोट की जा रही हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इनसाइट्स है, इन सब पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? बहुत कुछ हो रहा है। वैसे आपने तो इतना लंबा चौड़ा एजेंडा बताया कि मैं कहती हूँ हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सियासतदान ही काफी है ना? लेकिन लगता हम्म। ऐसा है कि जो पीटीआई के ऊपर वो नहीं है काले बादल, गहरे से छट नहीं गहरे रहे। होते जा रहे हैं यार। बहुत अहम विकेट गिर गई उनकी, क्या कहती हैं आप? अच्छा, इसको सलमान अकरम राजा साहब को ना मेरे ख्याल है विकेट गिरना हम उस तरह नहीं कर सकते। उसकी अच्छा। दो वजह हैं। एक तो ये कि इंटरेस्टिंगली जिनके साथ इनका नाम आ रहा है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट बना, यानी अलीमा खान साहबा, एक तो ये उनके कैंप का हिस्सा है और रहे हैं। थे ना उनके। हाँ, और फिर ऑब्वियसली क्योंकि जब उनके कैंप का हिस्सा रहे तो वो उन्हीं की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो करते थे और इसके ऊपर बड़े मसाइल होते थे पार्टी में। लेकिन इनका एक अलग ग्रुप था, बैरिस्टर गौहर साहब का एक अलग ग्रुप था, या उमर अयूब साहब का समझ लें एक अलग कैंप था। तो उसमें ले दे के जो बातें हुई हैं उसमें कुछ अलीमा खान साहबा के जो साहबजादे हैं उनके भी अरेस्ट के ऊपर कुछ इश्यूज थे। देखें, खान साहब के जो केसेस हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन वो जो तौजीह दे रहे हैं कि मैं कानूनी उमूर के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ, वो तौजीह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसकी वजह ये कि ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। कुछ केसेस में वो अभी भी पेश हो रहे हैं, ज्यादातर केसेस सलमान सफदर साहब के पास हैं, कुछ नई पंजोसा साहब भी देख रहे हैं, लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा कानूनी उमूर के ऊपर अमल दखल नहीं था। फिर जो पुराने लोग हैं पार्टी के, जिनमें से बहुत से लोग छोड़ भी गए हैं या निकाल दिए गए हैं या इंटेंशनली जिन्होंने बैकआउट किया है, उनका ये कहना था कि सलमान अकरम राजा साहब का कोई बहुत ज्यादा पार्टी में स्टेक नहीं था और वो शायद पार्टी के साथ उतने लॉयल नहीं थी। मेरा ख्याल है कि ये चीज हम खैर किसी के ऊपर टैग नहीं लगा सकते कि वो लॉयल है या नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि पार्टी के जो डिसिप्लिनरी एक्शंस थे उसमें सलमान अकरम राजा साहब उतने इफेक्टिव नहीं थे। उसकी वजह ये कि ये अपने आप को सेक्रेटरी जनरल कहते थे, लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इनका नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था। उसमें जो भी टेक्निकलिटीज थी वो हम सब जानते हैं, हम कई दफा इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए ये नहीं मेंशन हुआ कि ये सेक्रेटरी जनरल है। ये एक अलामती तौर पर रह रहे थे, लेकिन इनका ये खुद भी जानते थे कि ये उस ओहदे के ऊपर ऑफिशियली पूरा नहीं उतरते हैं। अब जहां तक बात है क्रिटिसाइज करने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अलीमा खान साहिबा हूँ या उससे पहले बुशरा बीबी साहिबा, मैं दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बड़ी मतलब एक तो उम्र रसीदा खवातीन हैं और फिर ऑब्वियसली हमें एज अ एल्डरली उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों खवातीन के हवाले से ये बातें हमेशा गर्दिश करती रही हैं कि जो जूम मीटिंग्स या इस किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं उसमें ये कहीं भी खिंचाई कर देती हैं किसी की भी। अब बुशरा बीबी साहिबा तो क्योंकि जेल में है, लेकिन जितना कुछ अर्सा वो जेल से बाहर रही थी उसमें 2-3 दफा केपी की मीटिंग्स में वो शामिल हुई तो उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा ले दे किया और उसके ऊपर पार्टी में कोई बहुत प्लेजेंट फील नहीं आई थी। गंडापुर साहब खासे नाराज हुए थे। तो एक तो ये कि जो कुछ कहा जा रहा है अलीमा खान साहबा की तरफ से कि नहीं उनके साथ मेरे बड़े मतलब खानदानी मरासिम हैं और करीबी ताल्लुकात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी खातून का भाई जेल में है और वो उसमें परेशान है और उसमें एग्रेसिव टोन में जाके वो पाकिस्तान के जो टॉप पाए के एक वकील हैं उसको कुछ कह दें, तो वो दोनों तरफ की एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सलमान अकरम राजा साहब भी शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अलीमा खान साहिबा से भी कहीं अच्छा, इस सिचुएशन में सना मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कहा यह जा रहा है अब तक कि जो है वो जो सियासी कमेटी है पीटीआई की, वो ज़िमनी इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना चाहती है, यानी वो पॉलिटिकल एक जो सिस्टम है उसका हिस्सा रहना चाहती है, जबकि अलीमा खानम साहब का ये था कि नहीं, इमरान खान साहब ने कहा तो बायकॉट हो जाए। अब बेचारे सलमान अकरम राजा जो हैं वो अक्सरियत को देखें या अलीमा खानम साहब को देखें, तो ये वजूहात बन रही है जिसकी वजह से वो क्विट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब का कितना इंटरेक्शन हो रहा था जेल में खान साहब के साथ, बहुत से लीडरान तो उनसे मिल भी नहीं रहे थे। अगर सलमान अकरम राजा साहब इसमें से पीछे भी हट जाएं तो जो बाकी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं वो उनको भी कह सकते हैं कि जी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। मेरा ख्याल नहीं है कि सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ये चाहते हो। पार्टी की जो सियासी लीडरशिप है अदर देन द वकला टीम, वो ये चाहती थी कि हमें इलेक्शन में अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और एक चीज जो कि इसको आप खबर भी कह सकते हैं, इसके ऊपर हम फर्दर, क्योंकि अभी इसमें कुछ टाइम है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक और सियासी लीडर भी हैं जो कि शायद अलीमा खान साहिबा के ही बिहेवियर की वजह से पार्टी का जो ओहदा है
है वो छोड़ना चाहते हैं। अच्छा देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी, ना ही वो शख्सियत छोड़ेंगे पार्टी, लेकिन वो जो ओहदा उनके पास है, मैं जुनैद अकबर साहब की बात कर रही हूँ जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और अभी केपी चैप्टर जो है वो देख रहे हैं। लेकिन जो अभी पिछले रिसेंट कुछ एहतजाज हुए उसमें उनके साथ खासी बासपुर्स हुई है। अच्छा। और वो इसलिए हुई है कि जो कारकुनान की स्ट्रेंथ, देखिए गंडापुर साहब के कंधे से तो आपने बर्डन हटा दिया टेक्निकली ना, कि आप अब सूबे की गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करें, लेकिन प्रेशर किसके ऊपर था? जुनैद अकबर साहब के ऊपर था। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कई लोगों को निकाला, कारकुनान वहां 10 से 15 हजार के करीब मिनिमम निकले, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद वो फुलफिल नहीं कर सके, तो उसकी वजह से उनको भी खासा इसका बैकलैश फेस करना पड़ा है। और वो ये कहना चाहते हैं, और वो कुछ लोगों को दबे लफ्जों शायद कह भी रहे हैं, कि वो जो पार्टी का सूबाई जो सदारत का ओहदा है वो शायद वो छोड़ दें। अच्छा। इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो सूबाई सदारत का ओहदा है वो उसके हवाले से खासे बदल हो चुके हैं। और क्योंकि उनका ये कहना है कि सिर्फ मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कलेक्टिव वो होती हैं। फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि केपी में गंडापुर साहब और जुनैद अकबर साहब दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। गंडापुर साहब एक अलग डायरेक्शन में और उनकी टीम अलग काम करती है, जुनैद अकबर साहब का एक अलग अपनी लॉबी है, एक अलग उनका ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप जो है वो एक पेज पर नहीं है। तो अगर आपको अपने आपसी इख्तिलाफात खत्म करने हैं तभी आप एक कामयाब गैदरिंग कर सकते हैं। जहां तक अलीमा खान साहब की, बस मैं लास्ट इसको कंक्लूड करूंगी, अलीमा खान साहबा की जहां तक बात है, मेरा ख्याल है कि बात इतनी सादा नहीं है कि जितना कहा जा रहा है कि सिर्फ जिमनी इलेक्शन के ऊपर ये हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैकलैश चल रही थी केसेस के ऊपर भी, और कुछ जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी खान साहब की, मेरा ख्याल है कि उनको जब फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो उसके ऊपर अलीमा खान साहबा जो है वो चाहती हैं कि एज अ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है। अच्छा, अभी लतीफ खोसा साहब का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। कर सकते हैं हम, बैन नहीं उनको बात ही अच्छा, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। अभी खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं, उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा हम ये भी देख रहे हैं कि महमूद जो अचकज़ई हैं उनको नामजद किया था इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस पर भी जो है वो दो राय हैं पीटीआई के अंदर, कि पीटीआई वाले कहते हैं हमारा बंदा ही होना चाहिए। अब ये चीज भी है, हमारी कौमी असम्बली और सेनेट अपोजिशन लीडर के बगैर चल रहे हैं। ऐसे माहौल में कुछ लोग जो हैं हुकूमत वाले भी और कुछ दूसरे माहिरीन भी, हमारे नेशनल डायलॉग की बातें की जाती हैं। आपने भी शायद वो कॉलम पढ़े होंगे, बीबी का इनकार, भुट्टो का इनकार और बीबी की मसलहत। तो इस तरह की कोई चीज इस सिचुएशन में इस बहरान को काबू कर सकती है या होने की इसकी पॉसिबिलिटीज है? अच्छा, इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने रेज किए हैं। पहले तो ये कि देखें, खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया, उसके ऊपर सबसे पहला मसला ये खड़ा हुआ कि स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पीटीआई की है। महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी के पास कोई इतनी नशिस्तें नहीं है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब के बारे में ऑफिशियली ये बात कही जा रही है कि उन्होंने कहा था कि आप अगर पार्टी और जो पूरा एक ग्रुप है ऑपोजिशन का, उसकी बागडोर अगर मुझे और मेरे हाथ में दे दें, यानी कि डिसीजन मेकिंग, जिसके ऊपर पहले भी इख्तिलाफ के ऊपर अचकज़ई साहब बैकआउट किए थे, अगर वो मुझे दे दें तो मैं आपको एक कामयाब तहरीक चलाकर दिखाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि खान साहब किसी और की जो कंसेंट है उसको उस तरह इंप्लीमेंट नहीं होने देते, और ये सबसे बड़ी रुकावट थी जिसकी वजह से अचकज़ई साहब पहले भी बैकआउट कर गए। अब अगर उनको लाया जाता है एज एन अपोजिशन लीडर, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ये कहता है कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर आप एक ऐसी शख्सियत को ले आए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, तो फिर तो बातचीत के लिए मुंह ही दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब फिर तो आपस में बात ही नहीं कर सकेंगे। तो बड़ा एक उनका एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो सियासत में इंटरफेयर ना करें। तो अचकज़ई साहब के होते हुए सड़कों पर तो तहरीक कामयाब हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर कामयाब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इसलिए अचकज़ई साहब के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये बड़ा अलमिया है कि पीटीआई में डिसीजन पहले अनाउंस होता है और उसके बाद रिवर्स होता है। इनको पहले बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद फिर अनाउंस करना चाहिए। यही इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में भी किया। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था वो ये था कि किस हद तक बातचीत का माहौल बन रहा है। देखिए, अगर वो सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम की बात है ना, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में सोहेल वड़ाई साहब को करूंगी कि अगर आप किसी से गुफ्तगू करें तो आप उसका कोई भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी शख्सियत है वो उसको डिनाई कर सकती है कि जी मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो एक हमारा रिवायती सा जुमला है, या उसको जो असल माखज़ है उससे हटकर पेश किया गया। तो सोहेल वड़ाई साहब ने जो एज्यूम किया उन्होंने वो उसको लिखा, लेकिन अगर तो वो हकीकत नहीं है तो आप उसको डिनाई करते, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका क्रक्स समझें तो वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं फील्ड मार्शल को मुखातिब करने के बजाय कि आप बातचीत की तरफ आएं और आप माफ़ी मांग लें तो मसाइल आपके कम हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि बातचीत तभी हो सकती है जब खान साहब इस चीज़ को एड्रेस करें कि 9 मई उनके लोगों ने किया। असल मसला माफ़ी पर नहीं, असल मसला इस बात पर अटका हुआ है कि वो 9 मई को ओन नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने नहीं किया। माफ़ी तो तब आएगी जब आप ये कहेंगे कि हमने इसको ओन किया, हमसे हुई गलती। तो असल इशू ये है कि वो ओन नहीं कर रहे,
और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसको ओन करके इसके ऊपर अपोलोजाइज करें। मेरा ख्याल ये है कि सियासत में बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं, और भुट्टो साहब की मिसाल बिल्कुल ठीक थी कि भुट्टो साहब ने उस वक्त मसलहत पसंदी का इस्तेमाल नहीं किया और फांसी पर चढ़ गए, और आज तक 30-40 साल हो गए, आज तक हम उसी फांसी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत होते हुए देख रहे हैं। खान साहब को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि जिन लोगों ने भी ये किया, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करके माफ़ी मांगकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि उनको सिस्टम में वापस आना चाहिए। आप ये तो कह रही हैं, और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तो 9 मई का एतराफ़ ही नहीं है ना, तो माफ़ी कहाँ से वो मांगेंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। ख्वाजा आसिफ पिछले कुछ अरसे से ना अपने बड़े यूनिक किस्म के बयानात की वजह से काफी लाइमलाइट में है, तो अब उन्होंने कहा कि ये मामला माफी से कम पे तो क्लोज होगा ही नहीं। माफी मांग लें, शर्मिंदगी का इजहार कर लें, अदालत में कर लें, कौम से माफी मांग लें, इदारे से मांग लें, तो अगर वो नहीं करते तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा उनके पास? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आप माफी मांगेंगे, उसके बाद आपको ट्रायल के लिए मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई गुंजाइश बन जाती है तो खान साहब के लिए शायद बन सके, जो बज़ाहिर इस वक्त पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट भी और इस वक्त की हुकूमत ये जानती है कि पीटीआई के पास एक फैन फॉलोइंग मौजूद है, शोहरत मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का मसला यह है कि वो ये नहीं जानती है कि इस मौके को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए उनको पार्लियामेंट में बजाय चले हुकूमत में ना भी जाएं, लेकिन अपोजिशन बेंचेस पर जाने के लिए उनको वापस स्ट्रीमलाइन अपने आप को करना जरूरी है। अगर हम ग्रेड करें तो पीटीआई जिस रफ्तार के साथ 9 मई के केसेस में उनकी लीडरशिप माइनस होती जा रही है, मेरा ख्याल है कि पिछले 1 साल पहले जहां पीटीआई खड़ी थी, अब वो उससे बहुत नीचे आ चुकी है। देखें, आप जितना मर्जी पॉपुलर हो, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में ऐवानों में मौजूद नहीं है, पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं है, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात करने के लिए नहीं है अवाम के इशूज में, तो फिर उस पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं है। डिसीजन वही होता है और वही लिया जाता है जहां पर इख्तिदार में हो। इख्तिदार में आप ऑब्वियसली, अगर इख्तिदार में आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, लेकिन वहां पर डिलीवरेंस नहीं है। आप अगर परफॉर्मेंस देखें तो गंडापुर साहब, जितना मर्जी आप उनकी मतलब सलाहियतों को अप्रिशिएट करें, लेकिन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से केपीके में इस वक्त एक के बाद एक करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं। रिसेंटली एक और जो स्कैंडल है वो आया जिसमें सोने के हवाले से उनकी बोलियों की बात की जा रही है, वो भी अभी डिग आउट होना है। फिर जो सैलाब की सूरत हाल हुई, उसमें इतने मसाइल हुए, लेकिन जो भी कुछ है, मेरा ख्याल है कि खुद जो पीटीआई की लीडरशिप है वो एक अलग स्टांस रखे हुए है और खान साहब ने एक अलग स्टांस रखा हुआ है। इन दोनों का एक पेज पर होना बड़ा जरूरी है, उसके बाद ही आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो चीज है, मेरा ख्याल ये है कि अगर तो खान साहब ना भी चाहें तो जो बची कुची क़यादत है इस वक्त, वो यही चाहेगी कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाएं, और इस पे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी काम भी हो रहा है। कुछ सेन वॉइसेस हैं मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में, दोनों जो जानिब से ये चाहती हैं, लेकिन असल मसला वही है कि जब तक खान साहब इस चीज़ को गो अहेड नहीं देंगे, वो फ्री हैंड डायलॉग नहीं कर सकेंगे। बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड किया। वैसे तो ये सियासी सूरत हाल थी जो कि मेरी आपके साथ निश्चित हफ्ते में एक दफ़ा होती है, तो मैं जियो पॉलिटिकल जो है ना उस पर भी एक है वो भी करना चाहूँगी। अच्छा, हमने देखा सकूत ढाका के बाद बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है। अभी जो हमारे नायब वज़ीर आज़म ढाका गए, 6 मुआहिदे साइन हुए। अब लग रहा है कि हसीना वाजिद साहब का, इसमें माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, बड़ा रोल था कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब नहीं आने दिया था। हाँ, लेकिन अब हमने देखा कि हम 2 ब्रदर ममालिक जो हैं, अब मेरा ख्याल से माजी की तलखियों को बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं रीजन में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब जो है वो कल का जो दिन है वो ये देखना है कि ट्रम्प जो टैरिफ बॉम्ब इंडिया पे फेंकते हैं, वो भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हम उसको सीज कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन इंडिया भी बड़ी स्मार्टली अपने कार्ड प्ले कर रहा है, चाइना से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है, रशिया से भी। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? इस पे क्या आपका अपना तज्जिया, क्या टेक है? अच्छा, इंटरनेशनली वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी लोकल जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से वो ओवरशैडो हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चाइना है, चाइना और रशिया, वो अब इंडिया को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कहाँ कहाँ किन किन मौके के ऊपर इंडिया दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करता है। लेकिन अब क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है उसमें दूसरे नंबर पर है, कहा यह जा रहा है कुछ सालों बाद इंडिया जो है वो चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना भी उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करता है, रशिया भी उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि इन दोनों ममालिक के पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इवन रशिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हो गए हैं। तो अगर ट्रम्प जो है वो टेरिफाइड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की जो एक पॉलिसी थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको बेहतर करने के लिए उनको जो मर्जी करना पड़े वो करेंगे। उसमें अगर उनको इंडिया जैसे मुल्क को कुर्बान भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, चाहे एप्पल हो गए, गूगल हो गए, इस किस्म की बड़ी कंपनीज हो गई, एलन मस्क हो गए, उन्होंने सबको कहा है कि जी आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकाल के वापस अमेरिका लेके आए। तो वो जो टैरिफ आयद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं यूएस से,
उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स का हजम जो है वो अमेरिका को देना पड़ता है। तो वो एक लेने और देने का मामला है। अगर इंडिया अमेरिका को रिलीफ देगा तो ही अमेरिका उनको रिलीफ देगा। और देखिए अमेरिका की एक पॉलिसी है वो ये कि वो अपना काम निकालने के लिए ना आपको अंडर प्रेशर लाते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ट्रम्प साहब जो अनाउंस कर रहे हैं वो बेसिकली इंडिया को अंडर प्रेशर डालने के लिए है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम तो वैसे भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और माजी में जो कुछ मीटिंग्स हुई उसकी जो इनसाइट्स बाहर आई मुख्तलिफ अखबारात के थ्रू, उसमें ये कहा गया कि अमेरिका बड़ा डिसहार्ट हुआ ट्रम्प के आने के बाद। जो कुछ मीटिंग्स थी टैरिफ के ऊपर, तो उसमें इंडिया ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया जैसे वो दुनिया की एक बहुत बड़ी जाइंट इकोनॉमी है और अगर यूएस उनके साथ डील नहीं करेगा तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। तो मेरा ख्याल है कि उस चीज ने बहुत धचका पहुंचाया उनकी फॉरेन पॉलिसी को इन रिलेशन टू इंडिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए अब हम जो अपने स्टेक्स हैं उनको इंपॉर्टेंस देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और उनको नहीं लगता था कि इनके पास कोई सेकंड चॉइस हो सकती है, लेकिन अमेरिका अब वो करके दिखा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में इंडिया और अमेरिका दोनों डिस्कशन टेबल पर बैठेंगे okay. और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नेगोशिएशन और बार्गेन्स होंगे। थैंक यू सना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।